हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। सेट 1 मैंने पूरा करवा दिया है आपको और ये सेट 2 करवा रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। पूरे सारे वीडियो का इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया है, सारा प्लेलिस्ट का मैं वीडियो डाल दूंगी। और हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके जाना है आंसर देख के तो जाओ, नो प्रॉब्लम। आपको ही फिर दिक्कत होगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर अच्छे से आप लोग बिना स्किप किए वीडियो देखते हो तो आप लोगों को आंसर रटने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है उसका तो आंसर मिलेगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट है बुक का, है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो से व्यष्टि अर्थशास्त्र से 52 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये एक मार्क्स का 15 क्वेश्चन है आपका MCQ का माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखो इसमें आपसे पूछा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, या आय विश्लेषण इनकम थ्योरी, या समष्टि अर्थशास्त्र इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो कंज्यूमर्स बिहेवियर जो है उसका स्टडी अध्ययन जो है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ठीक है। आप लोगों का देखो यूनिट 2 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यूनिट 2 का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर अगर यूनिट 2 में है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसका अध्ययन किसमें हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हुआ, है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, क्या कहलाती है। क्षमता जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है वस्तु की, वो क्या कहलाती है, वो आपको बताना है। द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज, उपभोग है कंजम्पशन, या उपयोगिता यूटिलिटी, या गुड क्वांटिटी, या फिर या चीज टेस्ट। तो ये जो वस्तु की या कमोडिटी की जो खासियत है, मानवीय आवश्यकता यानी मनुष्य की जरूरत को पूरा करने का, संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है वस्तु में, उसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में बताया था उपयोगिता क्या है करके, एक क्वेश्चन देखो उसी से पूछ लिया है ना, उसी को घुमा के ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है। हर एक वस्तु में उपयोगिता होती है जो कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता कहलाती है जिसको, है ना। तो जैसे कि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा भूख मिटता है ना, तो खाना में, भोजन में जो है क्या होता है, यूटिलिटी होता है, उपयोगिता होता है। तो खाने का वो क्षमता जिससे मानवीय आवश्यकता, मानव की क्या जरूरत है खाने की, उसको भूख लगती है तो वो खाना खाता है, तो वो मानवीय आवश्यकता को पूरा कर रहा है भोजन, है ना, मनुष्य का भूख मिटा रहा है। तो ये हो गया उपयोगिता, है ना। वैसे ही पानी पीते हैं हम लोग तो क्या होता है, प्यासा इंसान पानी पीता है, तो ये भी मानवीय आवश्यकता यानी मनुष्य की जरूरत को पूरा कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इस क्षमता को भोजन, पानी, मिट्टी, हर चीज में एक क्षमता होती है जो मानवीय आवश्यकता को, मनुष्य की जरूरत को संतुष्ट करती है, तो इसे ही उपयोगिता, यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इसमें से कौन सा है ये बताना आपको, ठीक है। तो देखो ऑप्शन दिए है PX, या फिर ऑप्शन बी है DX इक्वल PX, या फिर DX इक्वल FPX, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखो मांग फलन अगर आपसे पूछ ले मांग फलन क्या है, तो मांग फलन डिमांड फंक्शन जो है वो डिमांड यानी मांग और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी मांग के निर्धारित तत्वों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, दिखाता है, शो करता है, ठीक है। तो मांग फलन जो होता है उसका ये होता है समीकरण, इक्वेशन। डिमांड फंक्शन का इक्वेशन ऐसे होता है, DX इक्वल्स F अंडर ब्रैकेट PX एंड PR कॉमा Y कॉमा T, ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे DX का मतलब हो गया X वस्तु की मांग, ठीक है, डिमांड ऑफ कमोडिटी X।
यहाँ पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की कीमत, और ये जो पी आर है, पी आर का मतलब है एक्स वस्तु, सॉरी, पी आर जो है संबंधित वस्तु की कीमत है, ठीक है, संबंधित वस्तु की कीमत, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। एंड वाई यहाँ पे उपभोक्ता की आय है, कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। एंड टी का मीनिंग यहाँ पे हो गया उपभोक्ता की रुचि एवं प्राथमिकता, यानी इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो देखो यहाँ पे डी एक्स मने वस्तु की मांग, तो यहाँ पे ये हो गया डिमांड, ठीक है, और एफ मने यहाँ पे हो गया फंक्शन। तो मांग फलन जो है वो मांग यानी डिमांड, ये हो गया डिमांड, और मांग के निर्धारक तत्व ये सब जो है पी एक्स एफ पी आर वाई टी, है ना, यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उन दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है। तो ऐसा होता है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ आपका, ये तो नहीं होगा, है ना, ए नंबर नहीं होगा, डी एक्स इक्वल पी एक्स ऐसा भी नहीं है, और ये इस तरह का है, देखो डी एक्स इक्वल्स एफ पी एक्स, ठीक है, ये शॉर्ट में दे दिया लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मांग फलन जो है डिमांड फंक्शन, ये ऐसे व्यक्त होता है डी एक्स इक्वल एफ पी एक्स, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा है, औसत लागत वक्र का आकार होता है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, कैसा होता है औसत लागत वक्र, यानी एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है, कैसा दिखता है देखने में। देखो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, यू अक्षर जैसा, यू शेप्ड, या समकोणीय अति परवलय जैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या सी दोनों ए और बी, बोथ ए एंड बी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। यू अक्षर के जैसा होता है औसत लागत वक्र जो होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व यू अक्षर के जैसा यू शेप्ड में होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ 0 होता है, तो जो ये होता है औसत लागत वक्र जो होता है वो दोनों एक्सिस में इस तरह का होता है, तो हुआ ना यू शेप में। तो औसत लागत वक्र जो है एवरेज कॉस्ट कर्व वो यू आकार का होता है, यू शेप्ड में होता है। अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा, समरूप उत्पाद विशेषता है, होमोजेनस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किस चीज की खासियत है, क्या चीज किसका खासियत है, समरूप उत्पाद, होमोजेनस प्रोडक्ट, केवल पूर्ण प्रतियोगिता का, ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या केवल एकाधिकार, ओनली मोनोपोली, या दोनों ए तथा बी, बोथ ए एंड बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो बाजार के प्रकार वाला आपका चैप्टर है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुओं में खरीद बिक्री किया जाता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो होता है, उसमें समरूप वस्तु यानी एक जैसा वस्तु, होमोजेनस प्रोडक्ट उत्पाद या वस्तु का खरीद बिक्री किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो भूमि जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये तो है ही। फिर श्रम जो होता है लेबर वो भी है, पूंजी भी है, लेकिन तो ये सब तो है, लेकिन इसमें पूछा कि नहीं है, कौन सा नहीं है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जो नहीं है ना। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, उत्पादन के साधन, कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में, किसी भी वस्तु को बनाने में भूमि की भी जरूरत होती है, एंड श्रम लेबर की भी जरूरत होती है, और पूंजी कैपिटल पैसे की भी जरूरत होती है। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनमें से कोई नहीं, यही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा कौन सा साधन नहीं है, लेकिन इसमें तो भूमि भी उत्पादन का साधन है, उत्पत्ति का साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और श्रम भी है, और पूंजी भी है। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस दिए इसके, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, या फिर दीर्घकाल से लॉन्ग रन, या फिर अल्पकाल से शॉर्ट रन, या अति दीर्घकाल से वेरी लॉन्ग रन। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो अल्पकाल से संबंधित होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन, क्लियर है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज, क्या होती है, कितनी होती है, 0 यानी 0, असीमित अनलिमिटेड, या इकाई से अधिक, ग्रेटर देन यूनिटी या इकाई से कम, लेस देन 1।
तो इसकी जो मांग की लोच होती है कैसी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आवश्यक वस्तु की, नेसेसिटी वस्तु की। तो इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आवश्यक वस्तु क्या है, ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। रटने से अच्छे से समझ लो। आवश्यक वस्तु जो है अर्थशास्त्र में, आवश्यक वस्तु किसको कहते हैं, नेसेसिटी गुड्स किसको कहते हैं, जैसे कि हो गया आपका नमक, सॉल्ट, लाइटर जिससे गैस वगैरह जलाते हैं, ठीक है, या मैच बॉक्स, दिया सलाई जिसे हिंदी में कहते हैं, या दवाइयाँ, मेडिसिन, है ना, या फिर अनाज जो हम लोग दाल चावल ये सब खाते हैं, अनाज, ठीक है, ये सब जो है आवश्यक वस्तु होती है। और इनकी जो मांग की लोच है वो बेलोचदार होती है। तो बेलोचदार होती है, क्यों बेलोचदार होती है, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन, यानी अगर इन वस्तुओं के जैसे नमक हो गया, लाइटर, मैच बॉक्स या मेडिसिन, दवाइयाँ, अनाज, ये सब का जो प्राइस है, कीमत है, वो बढ़े या घटे, उससे उसका डिमांड में, उसका मांग में कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कीमत के घटने या बढ़ने का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये है आवश्यक वस्तु की स्थिति में, ठीक है। तो ये जो है बेलोचदार मांग होगी। यहाँ पे बेलोचदार मांग करके कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो मैं आपको समझा दूं कि बेलोचदार मांग जो होता है उसमें जो है उसका वैल्यू बेलोचदार मांग का 0 होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है 0 होती है, 0। यानी अगर कीमत, मान लो नमक का कीमत बढ़ जाए या घट जाए, क्या है, जितना नमक इस्तेमाल करते उतना ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं सस्ता हो गया तो ज़्यादा खरीद कर ज़्यादा डाल देंगे। अगर आधा चम्मच का काम है तो 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, ऐसा तो नहीं है। वैसे ही मैच बॉक्स है या फिर लाइटर है या मेडिसिन है, मेडिसिन भी ऐसा तो नहीं है कि कम कीमत है तो हम लोग 1 की जगह 4 खा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब जो वस्तु है, गुड्स है, इन सब चीज़ों का कीमत बढ़े या घटे, प्राइस जो है उसका गिरे या बढ़े, लेकिन उसका जो डिमांड है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जितना का ज़रूरत है तो नहीं हम लोग उसको परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो डिमांड उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता डिमांड पर, ठीक है। क्लियर है। तो ये बेलोचदार होगा, 0 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड इट। किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था। मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, पॉल सैमुअलन ने, या फिर माल्थस ने। तो किसने कहा था ये चीज, एडम स्मिथ ने कहा था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एडम स्मिथ जो है उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि एडम स्मिथ के बुक का नाम बताए, पुस्तक का नाम बताए। तो उन्होंने एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी, इनका बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज। अब ये यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो बुक है कब लिखा गया था, काउजेज, तो वो भी आपको बताना होगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये उनके बुक का नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि एडम स्मिथ ने जो बुक लिखा है उसका नाम बताइए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये। और ये बुक कब लिखी गई थी, 1776 ईस्वी में, 1776 में। और इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था, एडम स्मिथ ने, इसी बुक में कहा था, ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन पूछा है, पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR बराबर MR होता है या AR MR से ज्यादा होता है, यहाँ ग्रेटर देन, ठीक है, या AR MR से कम होता है, AR इज लेस देन MR, या AR प्लस AC इक्वल्स MR होता है। क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, इनमें से कौन सा चीज सही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में MR इक्वल्स AR होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी AR एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है, ठीक है। सो 10th का ए नंबर इसका सही करेक्ट आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता व्हेन TU बिकम्स मैक्सिमम MU इज, जब TU जो है सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो MU क्या होगा, तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव, 0 होता है, 0, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन सी,
शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है यानी सबसे ज्यादा होती है, तब सीमांत उपयोगिता जो है शून्य होती है, 0 है ना। व्हेन टी यू बिकम्स मैक्सिमम MU इज 0। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो AC बराबर TFC माइनस TVC होता है, या AC बराबर AFC प्लस TVC होता है, या AC इक्वल्स TFC प्लस ABC होता है, या AC बराबर AFC प्लस ABC होता है। तो इनमें से AC का क्या फॉर्मूला आता है वो आपको बताना है, कौन सा सही है इसमें से। ठीक है, तो इसके लिए आपको AC का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो AC बराबर होता है AFC प्लस ABC। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ AC का मतलब हो गया एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, और AFC मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, और यहाँ पे ABC का मतलब हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रही है, आप लोग याद रखना है, ये सब भी पूछ सकता है। जैसे TFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत बराबर होता है TC माइनस TVC। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट कुल लागत माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। इसी तरह इसका फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं, TVC का फॉर्मूला होता है TVC बराबर TC माइनस TFC। ठीक है, यहाँ TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड TC मीन्स टोटल कॉस्ट, TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। इसी तरह TC का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह AFC होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय Q। ठीक है, क्वांटिटी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय Q। देख लो इतना सारा मैंने बता दिया, 4 फार्मूला एक्स्ट्रा, ये सब याद रखना। हो सकता है इसकी जगह ये फार्मूला के बारे में पूछ दे कि TFC बराबर क्या होगा, या TVC बराबर क्या होगा, TC बराबर क्या होगा, AFC बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC, बहुत पढ़ा है मैंने आपको, PPC के बारे में इतना रटा दिया है, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग तो फट से बता देंगे इसका आंसर। देखो इसके ऑप्शंस दिए हैं, बाएं से दाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या दाएं से बाएं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या नीचे से ऊपर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उत्पादन, जो लोग जानते हो पढ़े हैं शुरू से, लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, नए भी आते हैं बहुत सारे व्यूवर्स, तो उन लोग के लिए मैं क्लियर करा देना चाहती हूँ कि उत्पादन संभावना वक्र जो है PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कैसा दिखता है। ये एक्स एक्सिस है 0, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ऐसा होता है ना। जो लोग पढ़ रहे हैं लोग तो समझ रहे हैं, इन लोग का रिवीजन हो रहा है। तो PPC ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि इसकी ढाल कैसी होती है, ये स्लोप कैसे होता है, तो स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। कैसे होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है ना, यहाँ लेफ्ट होता है यहाँ राइट होता है ना, तो लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट से राइट वो है नीचे गिरता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाएं से दाएं, देखो बाएं से दाएं नीचे गिर रहा है ना, तो ये हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो किससे स्टार्ट होता है, कहाँ से संबंधित है, किससे रिलेटेड है, वो पूछा आपसे। चुनाव की, चॉइस, उपभोक्ता चयन की, कंज्यूमर सिलेक्शन, या फर्म चयन की, फर्म सिलेक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ कि आर्थिक समस्या जो है मूलतः किससे संबंधित है, चॉइस से। चॉइस है ना, तो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आती है सारे वो चॉइस, चुनाव की ही समस्या होती है ना, कि क्या चीज का प्रोडक्शन करना है, तो वो हो गया चॉइस की। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट चैप्टर से आपको दे दिया है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ। गुणात्मक कथन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, या मात्रात्मक कथन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, या फिर सॉरी पहले वाला क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, और या फिर ए एंड बोथ ए एंड बी, आ एवं बी दोनों, आ एवं बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मांग की लोच जो है वो कैसी होती है, परिमाणात्मक तथ्य होती है। परिमाणात्मक या मात्रात्मक कथन कहिए, वो दोनों सेम चीज है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है इज अ क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मात्रात्मक होता है। अभी मैं मांग का सिद्धांत पढ़ा रही हूँ ना आपको,
थ्योरी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट चैप्टर यही है, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, इसका सॉल्यूशन करके हम लोग क्वांटिटी में आंसर निकालते हैं ना, मात्रात्मक होता है। अब देखो 15 मार्क्स का आपका 1 to 15 मैंने क्लियर करा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स बता रही हूँ। ये आपका 1 मार्क्स का 5 फिल इन द ब्लैंक्स आएगा एग्जाम में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो 1 से 15 MCQ था, अब 16 से 20 आपका 16, 17, 18, 19, 20 नंबर तक आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको पढ़ाया है, याद होगा आपको। तो इसमें पूछा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है उदासीनता वक्र या इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं जिसे, वो मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा ये पहले समझो। जैसे मान लो ये x y 0, ये आपका मैं आपको बता रही कि उदासीनता वक्र कैसा होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना। तो उदासीनता वक्र जो है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो देखो मूल बिंदु क्या है, ये 0 जो पॉइंट है इसको बोल रहे हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पूछा उदासीनता वक्र जो है या इसे तटस्थता भी कहते हैं, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। ये जो कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो मूल बिंदु यानी ये ओ पॉइंट के पास कैसा होता है। तो यहाँ पे कोई देखो ऑप्शन दिया, उत्तल, कॉन्वेक्स, अवतल, कॉन्केव, क्या होता है ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखो आप लोग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स है ना, उत्तल। तो उदासीनता वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उत्तल। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो 17 नंबर पूछा है, स्थानापन्न वस्तु की मांग वक्र बाएं से दाएं डैश ढाल वाला होता है, डिमांड कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स स्लोप डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बढ़ते यानी अपवर्ड या फिर गिरते डाउनवर्ड कैसा होता है। तो ये जो है डाउनवर्ड होता है। ठीक है, डिमांड कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, यानी डाउनवर्ड होता है, गिरते हुए होता है। ठीक है, गिरते ढाल वाला होता है। देखो कर्व मैं बता रही हूँ कैसा होता है, ये ऐसा होता है, गिर रहा है ना, ये गिरता हुआ ढाल है स्थानापन्न वस्तु का। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण लोचदार मांग वक्र डैश अक्ष के समानांतर होता है। आपको बताना है पूर्ण लोचदार मांग वक्र जो है कौन से अक्ष के समानांतर होता है, एक्स या वाई। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू डैश एक्सिस, कौन से एक्सिस के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, ये एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। ठीक है, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है की स्थिति में, केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व के स्थिति में वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ कमोडिटी में बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज के भी मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस के समानांतर होती है ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना। एंड देखो ये 17 में स्थानापन्न वस्तु के बारे में कुछ बता दूं। ये स्थानापन्न वस्तु की मांग वक्र बाएं से दाएं गिरते ढाल वाला होता है, डिमांड कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट गुड स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि वस्तु की यानी जो कमोडिटी की हर एक क्वांटिटी यानी मात्रा में वृद्धि के साथ यानी बढ़ोतरी के साथ साथ इसका मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होता है, गिरते जाता है ना। जैसे जैसे हम लोग एक अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा जो होता है एडिशनल जो गुड्स होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे वैसे इसकी यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है। तो जब वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होती है, लो हो जाती है, तो इसकी मांग डिमांड जो है बढ़ जाती है ना। अतः हेंस द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अतः जो मांग वक्र है वो लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं गिरती है नीचे की ओर। ठीक है, बाएं से दाएं ढाल वाली होती है। अब देखो 19 नंबर में क्या पूछा, अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को, विवेकशील उत्पादक कौन है मैंने आपको बताया था ना, स्वयं को उत्पादन की डैश अवस्था में रखना चाहता है। इन शॉर्ट टर्म अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ट्राई टू कीप हिम इन डैश स्टेज, कौन से स्टेज में रखना चाहेगा, ये होता है सेकंड स्टेज में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेकंड स्टेज।
हिंदी में आप लोग सेकंड को क्या लिखेंगे? द्वितीय अवस्था में रखना चाहता है। ठीक है, अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक जो है वो अपने आप को खुद को स्वयं को द्वितीय अवस्था में सेकंड स्टेज में रखना चाहता है। अब देखो 20 नंबर में आपसे एक फॉर्मूला अधूरा छोड़ दिया, इसमें आपको फिल करना है। कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट जो है किसके बराबर होता है? टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछ दिया है यहाँ पे। डैश माइनस कुल लागत, डैश माइनस टोटल कॉस्ट, कुल आगम टोटल रेवेन्यू या फिर सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका आंसर होगा आपका टोटल रेवेन्यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत होता है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। क्लियर है? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।